हेलो क्लास, वेलकम टू सूत्रम अकेडमी। मेरा नाम है सर कृष्णा और मैं हूं आपका सर, आपका ब्रो, आपका सर ब्रो। और देखो, आज जो टॉपिक है ये है बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, क्योंकि अभी करेंटली ये न्यूज़ में रहा है और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्कस किया जा रहा है इस इशू को, जो कि है हमारा एज को, जो वोटिंग एज है उसको लोअर करने की बात की जा रही है। एज ऑफ द वोटिंग, क्या इसको लोअर करना, इसको इस एज को घटाना सही है या नहीं। तो इसको जो समझेंगे हम, एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछ सकते हैं। जैसे बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट स्टेटमेंट आता है, थ्रो लाइट। किसी भी मुद्दे के ऊपर यू हैव टू थ्रो लाइट, या फिर डिस्कस करना या फिर एनालाइज करना। यही देखा जाए तो बेसिक तीन चीजें हैं जिसके तहत हमें सवाल पूछने के चांसेस बनते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो पहला तो है डिस्कस करना, तो हम समझेंगे कि आखिर डिटेल्स क्या है। ठीक है, जब थ्रो लाइट की बात करते हैं तो हम समझते हैं कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बात करना जो कि बहुत सामने नहीं है, लेकिन उनको आप सामने ला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनालाइज करना। एनालाइज करना का मतलब सीधे सीधे यही है कि उस पर्टिकुलर इशू को आप उसके पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं, उसके प्रो कॉन्स देख रहे हैं, और उसके बेसिस पे आप कुछ अपना एक कमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम सबसे स्टार्ट करें, अगर इसका अगर आपको सवाल पूछ दे और आपको लिखना पड़े इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सवाल आपसे, जैसे हमने पिछले स्लाइड में अगर हम देखते हैं कि इज लोअरिंग द एज ऑफ वोटिंग अ गुड आइडिया, डिस्कस या फिर कमेंट। ठीक है, कुछ भी आपसे इस तरह से पूछ दे, कमेंट। ठीक है, या एनालाइज दिस इशू। तो आपका जो हमेशा से अगर स्टार्ट करने का रहेगा तरीका, तो आप हो सकता है सीधा कि हाँ, वोटिंग उम्र को घटाना एक अच्छा आइडिया है या बुरा आइडिया है, आप इस स्टेटमेंट से हमेशा शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही एक जनरल स्टेटमेंट है, इतना जनरल स्टेटमेंट लेकर के नहीं करना है। देखो, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहला तो होता है कि आप जो स्टेटमेंट दिया गया है, आप मेक श्योर करो कि आप उसको इंट्रोडक्शन में या फिर आगे बॉडी के पार्ट में कहीं पर स्टेटमेंट या इस स्टेटमेंट के एलिमेंट्स का इस्तेमाल करो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन जब आप बात करते हैं, क्या बिल्कुल वही चीज कॉपी कर देना, और चूंकि ये चीज हर कोई कर रहा होगा, तो क्या ये एक अच्छा आइडिया है? तो जवाब है कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चीज है ये हर कोई करेगा। बिल्कुल एक जेनरिक सा आंसर लिख देना और बिल्कुल एक यहीं से स्टार्ट कर देना, ये चीज हर सारे स्टूडेंट यही करने वाले हैं। तो ऐसे में आप अलग क्या करेंगे, आप कैसे स्टार्ट करेंगे कि आपके आंसर जो है थोड़ा स्टैंड आउट करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, और यहीं पर आता है ये पार्ट जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो जाता है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम सब जो भी अगर सवाल है उसको थोड़ा सा एक अलग एंगल देके स्टार्ट करें। जैसे इसमें ही अगर हम देख सकते हैं तो बात हम कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इंडिया में। तो इंडिया में आर्टिकल 326 से आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 326 जो है, अनुच्छेद 326, ये कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर है, यानी एडल्ट सफरेज के आधार पे है। एडल्ट सफरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो यानी हमें एक स्टार्ट तो यहाँ पर से मिल जाएगा कि आप क्वेश्चन का जो डिमांड है वो भी उसको भी कवर कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप कुछ अलग से स्टार्ट भी करो, जहाँ आप एक आर्टिकल के बारे में बता रहे हो, आर्टिकल के अंदर के एलिमेंट्स के बारे में बता रहे हो, जिससे समझ में आ रहा है, जो आपका एग्जाम जो आंसर चेक करेंगे उनको समझ में आएगा कि हाँ, इसको नॉलेज है और इसने बाकियों से कुछ अलग स्टार्ट किया है। ठीक है, तो उसके बाद आप देखो इंट्रोडक्शन में या तो ये सिर्फ एक लाइन का होगा या फिर ज्यादा से ज्यादा दो लाइन, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन 1 से 2 लाइन इज द मैक्सिमम। तो अगर आप स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल 326 जो है ये लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा के मताधिकारों को इंक्लूड करके आप लिख रहे हैं कि वयस्क मताधिकार का आपको अलाउ करता है। ठीक है, तो इफ द आर्टिकल 326 अलाउज अडल्ट सफरेज एंड बेस्ड ऑन दैट इन 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 जो वोटिंग एज है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। कहाँ से? 21 से 18। ठीक है, टू अंडरस्टैंड वेदर इफ इट कैन बी अ गुड आइडिया, ये समझने के लिए कि क्या ये एक अच्छा आइडिया होगा कि इसको अब घटा करके 18 से 16 कर दिया जाए या फिर 17 कर दिया जाए। तो ये आपको अब आगे आपके आंसर में दिखना चाहिए, आपके आंसर में ये समझ में आना चाहिए लोगों को। ठीक है, अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिया गया है, अधिकार की प्रकृति जो दिया गया है, ये आप बस एक बार समझ लीजिए। ये जो दिया गया है ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। ये मेंस में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस आप कहीं नोट्स में अपने लिख लीजिए कि जो नेचर ऑफ राइट है, जो वोटिंग राइट है, कई बार क्योंकि प्रीलिम्स से ये यूपीएससी के या फिर बीपीएससी में भी ये पूछ सकता है कि
जो वोटिंग राइट है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या ये एक लीगल राइट है ना? क्या ये एग्जीक्यूटिव राइट है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से दिया हुआ राइट है? तो नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है, यानी एक वैधानिक अधिकार है। ये बात ध्यान रखना है, यानी जो किसी एक एक्ट के थ्रू आता है उस तरह के राइट्स को स्टैट्यूटरी राइट कहते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स के कारण आया था। तो ये ना फंडामेंटल राइट भी नहीं है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, चलिए। तो लोअरिंग एज जो है वोटिंग का, ये आखिर देखा जाए तो इसको एक समझ सकते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, ग्लोबल ट्रेंड। हो सकता है आपसे एनालाइज करने के लिए कहा जाए कि आखिर इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। सवाल में ये दे कि इसका संभवता क्या है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये करना एक अच्छा आइडिया है, क्या दुनिया में लोग इसके ऊपर कुछ कर रहे हैं। तो जब आपको ये बातें इंक्लूड करनी हो अपने आंसर में, तो आप बता सकते हैं कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी, माल्टा और एस्टोनिया, अर्जेंटीना, निकारागुआ, स्कॉटलैंड, इवन यूनाइटेड किंगडम, इन सारे देशों में या तो इस एज को घटा दिया गया है, जैसे ऑस्ट्रिया जो था वो पहला देश था, ठीक है, फर्स्ट कंट्री टू डू सो, या फिर बाकी देशों में जैसे वो कई सारे देशों में इसके ऊपर विचार किया जा रहा है कि इसको घटाया जाए, जैसे यूनाइटेड किंगडम में भी बात चल रही है कि इसको घटाया जाए। तो जो वोटिंग एज है, इसको घटा करके जैसे उन देशों में 16 से 18 करने की बात हुई है और कई जगह कर भी दिया गया है। अब देखा जाए तो इस चीज को आखिर करने के पीछे जो रीजन है, और भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत में क्या सीन चल रहा है। भारत में हम एक बार ऑलरेडी 21 से 18 कर चुके हैं, लेकिन अब जो प्रपोजल थोड़ा अराउंड चल रहा है वो है 18 से 17 करने का। ठीक है, 18 से 17 वोटिंग एज करने का। अब ये देखो, ये तो हम समझ गए दुनिया में क्या चल रहा है और इंडिया में क्या चल रहा है, दुनिया में कहाँ क्या हो गया और इंडिया में क्या होने की मांग चल रही है। पर क्या ऐसा ये जो करना है, ये क्या ये सही है? इसके पक्ष में क्या तर्क है? ठीक है, व्हाट आर इन फेवर्स, इसके पक्ष में तर्क क्या क्या दिए जा रहे हैं। तो आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि क्या क्या चीजें पक्ष में है, क्या क्या पक्ष में नहीं है। देखो, सबसे पहली बात जो युवा जागरूकता एवं डिजिटल भागीदारी है, यानी यूथ अवेयरनेस की बात करें, तो हाँ, हम देख रहे हैं कि 16 वर्ष का जो राजनीतिक रूप से जागरूक है एक लड़का, ठीक है, और ये देखो, ये जो पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, ये सारे पॉइंट्स जो लिखे हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया मिला करके है लगभग, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट है क्योंकि दुनिया में इसके ऊपर ज्यादा बातें हुई हैं, बहुत जगह इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है वहाँ एनालिसिस इस चीज की बहुत अच्छे तरीके से बहुत डीप लेवल पे की गई है। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि जैसे ये समझा जा रहा है कि राजनीतिक रूप से जागरूक जागरूक है अगर, और किसी तरह के मतदान के लिए, जैसे अर्ली वोटिंग स्ट्रेंथन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड बिल्ड्स अ लॉन्ग लाइफ सिविक हैबिट्स। तो हम इससे एक बात समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की अगर बात करें, अगर अर्ली वोटर है, कोई 16 साल की उम्र से ही वोटिंग करना चाह रहा है, तो यानी वो पॉलिटिक्स में इंक्लूड हो रहा है, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को समझना चाह रहा है, वो समझ रहा है। ठीक है, और इसके बेसिस पे उसका बहुत ही अर्ली स्टेज पे कहिए कि वो आगे की जो डिसीजंस होंगे जो देश के रिगार्डिंग हो वो ले सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। फिर आता है डेमोक्रेटिक इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, यानी इससे क्या हो रहा है कि ज्यादा जो एक लंबा इलेक्टोरेट मिल रहा है, यानी ज्यादा बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो कम उम्र के लोग को इंक्लूड करने के बाद जो हो रहा है वो एक आ जा रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, जो फ्यूचर ओरिएंटेड पॉलिसीज हैं, यानी जो भविष्य के लिए जो नीतियां बनाई जाएंगी, भविष्य को ध्यान में रखते हुए भविष्य की जो नीतियां बनाई जाएंगी, वो इन लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा कि इनके लिए क्या जरूरी है, इनके लिए क्या बेहतर है, इन चीजों को भी ध्यान दिया जाएगा। और जब कोई भी युवा मतदाता जुड़ता है तो उससे लोकतंत्र जो है वो ऊर्जावान बनता है, यानी आपकी डेमोक्रेसी एनर्जाइज होती है, उसमें एक एनर्जी मिलती है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट समझते हैं ग्लोबल प्रेसिडेंट क्या है, दुनिया में क्या हो रहा है। तो दुनिया में हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रिया जो है वो यूनिवर्सल वोटिंग कर चुका है, और बाकी देशों का भी हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी ये लिस्ट देख चुका है कि क्या हो रहा है। ओके, अब इसके अगेंस्ट की बात करें कि आखिर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आखिर क्यों सोचा जा रहा है, ये अगेंस्ट वाला जो है कि विपक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला है कि कॉग्निटिव और इमोशनल मैच्योरिटी, यानी संज्ञात्मक और भावनात्मक परिपक्वता। यानी एक बात समझिए, यानी जो परिपक्व नहीं है, जो बच्चे अभी 16 साल की उम्र के हैं, यानी अभी वो बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल में ही है, राइट, 10th में ही, जैसे इंडिया की पर्सपेक्टिव से देखें तो 10th में ही है बच्चे मोस्टली। तो ये अभी उतने उस लेवल पे देखा जाए तो ये बहुत मैच्योर नहीं है, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें पीयर इन्फ्लुएंस, यानी इस उम्र के बच्चे, पीयर मतलब अपने आसपास के लोग या अपने दोस्त खास करके,
तो अपने दोस्तों से ये कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यानी इनका जो डिसीजन है वो बहुत इम्पल्सिव होगा या फिर किसी से इन्फ्लुएंस होगा, ना कि ये एनालिटिकल होगा। ठीक है, यानी ये एनालिटिकल नहीं होगा, ये बहुत लॉजिकल नहीं होगा। इसको जो लोग बोल देते हैं, वो जैसे 10th में ही देखो, जो बच्चे होते हैं वो आगे के लिए बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उनको साइंस लेना चाहिए या आर्ट्स लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए। तो उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, और कई बार इनके दोस्तों का ही जो राय होता है वो इनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, और उसके बेसिस पे कई बार बच्चे अपने स्ट्रीम चुन लेते हैं। तो ये पर्सनल लेवल की बात है, ये खुद के लेवल की बात है, लेकिन जब बात आप देश की कर रहे हैं तो आप इस तरह से पीयर इन्फ्लुएंस में आकर के कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। दूसरा कि जो कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इशू है, जैसे जैसे फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें, जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उसकी बात करें, या फिर जो डिस्प्यूट्स है, वाटर डिस्प्यूट्स है, उनकी बात करें, या और भी बहुत सारे जो कोर चीजें हैं जो कि बहुत बच्चों को, इतने कम उम्र के बच्चों को समझ में नहीं आ सकती, जो कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इश्यूज है, वो बच्चा नहीं समझ सकता, उतना सक्षम नहीं, उतनी मैच्योरिटी नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, जो कि इसके अगेंस्ट कहता है कि बच्चों को वोटिंग एज जो है इसको बेसिकली कम नहीं करना चाहिए। फिर मैनिपुलेशन की बात करें तो जाहिर सी बात है, ये इनको मिस इन्फॉर्मेशन और गलत फेक न्यूज के तरीके से इनको मिस इन्फ्लुएंस करने का बहुत कोशिश किया जा सकता है, जो बच्चों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। नेक्स्ट इज लिमिटेड स्टेक होल्डिंग। देखो, कई बच्चे स्कूल में ही हैं, ये वर्कफोर्स में है नहीं, तो इसके कारण इनके पास ना बहुत ही कम सिविल इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत कम है, क्योंकि इनको क्या करना है, बस पढ़ाई करना है। ठीक है, तो इनके पास जिम्मेदारियों की कमी ऑब्वियसली है, इनको बस पढ़ाई करना है, खाना पीना है, दोस्तों के साथ घूमना है। तो इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब जिम्मेदारियां नहीं होंगी तो ये बच्चे आखिर किस तरह से समझेंगे कि क्या क्या चीजें इनको सरकार से डिमांड चाहिए, राइट। तो आपको स्ट्रीमलाइन में मेन वर्कफोर्स में होना इसके लिए भी एक आवश्यक हो जाता है। फिर क्या है, ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। देखो, इलेक्टोरल रोल्स अगर अगर इन बच्चों को इंक्लूड करेंगे तो ये बढ़ जाएंगे, यानी मतदाता सूची जो है इसमें विस्तार होगा, ये बात तो तय है, क्योंकि ये बच्चे अब अभी तक 18 साल है, इससे कम होकर मान लीजिए 17 हो जाता है या 16 भी हो जाता है, तो अब इस रेंज के जितने बच्चे हैं उनको भी अब मतदाता सूची में डालना होगा, जो कि इलेक्शन कमीशन में बेसिकली जो है वो काम बढ़ेगा ही। ठीक है, पर यहाँ पर जो अभी तक हमने इन सारे पॉइंट्स को देखा, ये सारे पॉइंट्स जो थे ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे बहुत मैटर करते थे, क्योंकि देखो कुछ चीजें जो इसमें है, जैसे एक इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखी थी कि बहुत सारे बच्चे जो है अभी स्कूल में ही है, ठीक है, इसलिए वर्कफोर्स में नहीं है। पर ये बातें यूरोपियन कंट्रीज की हैं, यूरोपियन कंट्रीज जो है वहां पर जो बच्चे हैं वो इस तरह के सिचुएशन में है। इंडिया में देखा जाए तो स्कूल में तो जाहिर सी बात बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे जो है वो वर्कफोर्स में भी है, क्योंकि इंडिया में तो नियम है, हमें पता है कि 15 साल से ऊपर अगर कोई है कोई बच्चा, तो उसको आप फैक्ट्रीज वगैरह में वो काम कर सकते हैं, और उसमें भी कई कंडीशंस होते हैं कि यह बहुत हजार्डस नहीं होना चाहिए, बहुत वहाँ पर रिस्क नहीं होना चाहिए किसी तरह का। तो इस तरह के सिचुएशन जरूर है, लेकिन वो काम कर सकते हैं। मान लो एक नॉर्मल कपड़े का मिल है, वहाँ काम करना है, या फिर कुछ बेकिंग इंडस्ट्री है, कुछ बिस्किट्स बनाने की कंपनी है, या फिर कोई भी छोटी मोटी ऐसी कंपनी जहाँ रिस्क वगैरह का कमी होता है, तो वैसे जगह पे तो 15 साल से ऊपर के बच्चे भी काम कर सकते हैं, ये बात हम जानते हैं। तो इंडिया के सेंटर पे देखा जाए तो ये चीजें थोड़ी अलग हो जाती हैं। तो यहाँ जब हम इस चीज को देख रहे हैं तो इंडिया सेंट्रिक एक बात हम जो समझ में आ रहा है कि पहला तो एक समझिए कि एक डिवाइड है, यानी शहरी और ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा विभाजन है। जो ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था है वो देखा जाए तो बहुत एक बुरी हालत में ही है, ऑल ओवर इंडिया ही है। देखो, और यही चीज पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये आपको बिहार सेंट्रिक पूछ देगा, एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि बिहार में क्या बिहार के लिए फायदेमंद होगा, इस तरह से पूछ सकता है, क्या अगर एज को घटा करके 18 से 16 कर दें या 17 कर दें, तो इससे बिहार को क्या फायदा होगा, बिहार के लिए फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। तो इंडिया सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू बिहार सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अलग नहीं होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत बुरा है देश में, और शहरी जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बेहतर है उससे। तो जो नॉलेज है बच्चों का शहरों में, जो बच्चों का नॉलेज है, जो भी इनको संविधान के बारे में जानना है, जो सोशल स्टडीज जो पढ़ते हैं बेसिकली, इकोनॉमिक्स के बारे में जो बेसिक जानते हैं, तो इन बच्चों को 16 साल की उम्र तक के बच्चों को 8 9 10th क्लास में जो है बेसिकली इनको शहरों में जो है उनको ज़्यादा बेटर पता है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट्स। वो बच्चे जो गांव में रहते हैं उनको उतना डीप नॉलेज चीज़ों का नहीं है, या फिर बेसिक नॉलेज भी चीज़ों का नहीं है। तो ये एक पॉइंट होता है। इसमें दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि ये जो डिवाइड है, यानी ये जो विभाजन है दोनों बच्चों में, तो
शहरी बच्चों में नॉलेज है, लेकिन ग्रामीण बच्चों में जो है वो अनुभव मिलता है। अब अनुभव क्यों मिलता है? देखो, आप अगर कभी इंटरैक्ट करोगे गाँव के बच्चों में और शहर के बच्चों में ना, आप एक चीज़ देखोगे कि जो जो गाँव के बच्चे हैं, वो ज़्यादा जानते हैं ब्लॉक लेवल पे कौन ऑफिसर है, या फिर स्टेट लेवल पे मतलब उनके ग्रामीण लेवल पे कौन किससे क्या बात करनी है, कौन पंचायत सचिव है, ये सारी चीज़ें बच्चों को जो ग्रामीण लेवल पे उनको ज़्यादा पता है। शहरी बच्चों को तो बस पता है पंचायत सचिव मतलब पंचायत सीरीज़। उससे ज़्यादा उनको नहीं मालूम है चीज़ें। तो ब्लॉक क्या होता है और उसके नीचे ऊपर क्या होता है, ये बातें तो शहर के बच्चों को पता ही नहीं है। तो जो गाँव के बच्चे हैं, चूँकि उनके मुद्दे जो हैं, उनके चूँकि वहाँ डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो उनके मुद्दे जो हैं बहुत ही लाइव है उनके सामने, बहुत ही सामने वो उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको फ़ील कर रहे हैं कि सड़क अच्छी नहीं है, ठीक है? जो बिजली है, बिजली नहीं है। ये प्रॉब्लम्स गाँव में दिख रही है। तो बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं शहर के मुकाबले, जहाँ पर बिजली आपको ऑलवेज़ मिल रही है। शहरों में सड़क की हालत ठीक है, पानी जल जमाव वगैरह कम है, या फिर बाढ़ की स्थिति उतनी नहीं आती है, जो कि गाँव में, बिहार में ख़ास करके बाढ़ की स्थिति आती है, तो उनकी लाइफ़ ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड होती है। तो जो गाँव के बच्चे हैं, वो इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को। तो वो जब अगर वोटिंग करेंगे, अगर उनकी एज कम होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है इससे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा लोगों का, क्योंकि इनको जानकारी है असल मुद्दों की। इनको शायद इस बात की जानकारी एजुकेशन सिस्टम के कारण उतनी नहीं होगी कि लोकसभा में कितनी सीट है, राज्यसभा में कितनी सीट है, या फिर फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, बहुत चीज़ें इनको नहीं पता होगी। लेकिन इनको जो मूलभूत चीज़ें चाहिए अपने बेहतरी के लिए, जीवन बेहतरी के लिए, ये ग्रामीण बच्चे के पास रहती है। ठीक है? तो हम अभी तक ये बात समझ पा रहे हैं, जो कि बेसिकली यही देखते हैं, सिंस द अर्बन स्टूडेंट्स लिव इन रिलेटिवली डेवलप्ड एरिया विद एक्सेसिबिलिटी of basic facilities and amenities, a student of rural area has witnessed underdeveloped situation in his surroundings. This brings rural youth more understanding about the issues that needs to be resolved for a betterment in life. This is something urban youth is mostly aloof of. ठीक है, ये सब पॉइंट है जो अभी मैंने आपको बताया, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हम समझ सकते हैं कि दोनों जो सिचुएशन हम समझ रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में लेवल पे लोगों ने क्या प्रॉब्लम्स को एनालाइज़ किया कि आखिर क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इंडिया लेवल पे भी सही बात है, बहुत हद तक सही है ये चीज़ें, ऐसा नहीं कि ये गलत है। पर इंडिया सेंट्रिक बिल्कुल अगर बात करें, तो इंडिया सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो अब बात अगर ये करें, तो इसका कन्क्लूज़न क्या है? स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन देखा था आपको यहाँ पर, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट था ये सारा चीज़, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन हम देखें, इंट्रोडक्शन में ये डालना है। मेन बॉडी में ये सारी चीज़ें हमें डालनी होंगी एज़ पर द क्वेश्चन, अगर डिस्कस करने के लिए कहा तो डिस्कस करेंगे, एनालाइज़ करने कहा तो प्रोज़ एंड कॉन्स वगैरह सब चीज़ डालेंगे, ठीक है? और इंडिया सेंट्रिक अगर बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ दिया, तो इंडिया सेंट्रिक को बिहार पॉइंट ऑफ व्यू में इंसर्ट कर देंगे। अब बात करते हैं कंक्लूजन पे, जो आपको इस तरह के सवाल के कंक्लूजन में लिखना चाहिए। तो देखो, लोअरिंग द वोटिंग एज 16, तो एक सीरियस डेमोक्रेटिक रिफॉर्म होगा, 16 या 17 जो भी बात चल रही हो, तो वाकई में एक बहुत ही सीरियस डेमोक्रेटिक रिफॉर्म होगा। देखो, जब भी कंक्लूजन लिखते हैं तो एक पॉजिटिव कंक्लूजन लिखने का कोशिश करिए, लेकिन आपने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, उसका कहीं न कहीं आपको अपना एक ओपिनियन देना भी ज़रूरी हो जाता है, और ऐसा नहीं कि आप पर्सनली ओपिनियन लिखेंगे एग्ज़ाम में कि मेरा ये ओपिनियन कहता है, या फिर मेरा मानना है, या आई थिंक दिस शुड बी डन, ऐसा नहीं लिखना है। आप जनरलाइज़्ड वे में लिखेंगे इस चीज़ को, कि जैसे कोई चीज़ एक रिपोर्ट के आधार पे लिखी जाती है, इस तरह से चीज़ों को होनी चाहिए। तो देखो, जो साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात है या इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस की बात हुई, क्योंकि आपको इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस की अगर बात करें, तो इलेक्शन कमीशन को भी ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है? जो आपके लोकल नेता हैं, ठीक है? उनको भी 16 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को जागरूक करने के लिए, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आपको उस तरह से काम करना पड़ेगा, ठीक है? और दुनिया से जो एक्सपीरियंसेस आप ले रहे हैं, वो चीज़ें तो आ रही है, वैश्विक अनुभव आपके पास आ ही रहा है, और पॉलिटिकल कंसेंसस वगैरह भी आपको चाहिए ही चाहिए अक्रॉस द कंट्री। इन सब चीज़ों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से समझना पड़ेगा कि लोग कितने चाह रहे हैं इस चीज़ को लागू करना कितना लोगों के हित में है, वो समझ पा रहे हैं, ठीक है? तो ये जब करेंगे, तो हम इसके साथ-साथ ये भी देखेंगे, यानी सिविक एजुकेशन इन स्कूल दिखाना होगा, ठीक है? फिर दूसरा है कि यूथ पार्टिसिपेशन प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं, जो मैंने आपसे यही कहा, जो लोकल बॉडीज़ है, लोकल काउंसिल्स हैं, उनको इस तरह की चीज़ों को करना होगा। लोकल इश्यूज़ को, जो कि आपको जनरली एक जेन्युइन तरीके से रिप्रेज़ेंट करना हो, कि आखिर इन बच्चों का, इन 16 साल के बच्चों का, जो अभी 9th-10th में ही हैं, इन बच्चों का आखिर क्या इश्यूज़ है, उसको सही तरीके से आप रिप्रेज़ेंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप पॉलिसी वगैरह जो भी है बनाएँगे, तो इन चीज़ों को आपको लेना होगा।
तो अगर आप इसको पॉजिटिव स्टेट में अगर कंक्लूड करेंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ कंक्लूड करेंगे, तो हाँ, आप इस तरह का सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं कि ट्रू एम्पावरमेंट लाइज़ नॉट जस्ट इन एक्सटेंडिंग द वोट बट इन मेकिंग यूथ वाइज़ शेप गवर्नेंस मीनिंगफुली। इस तरह के सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के सेंटेंस को यूज़ आप मोस्टली मेरे हिसाब से आप ऐसे में करिए, ठीक है? अगर ऐसे वगैरह के टॉपिक में रहें, तो उस तरह में करिए, क्योंकि आपको जब आंसर राइटिंग करना होता है तो आपको ये चल तो जाएगा, लेकिन कुछ और कंक्रीट अगर देना है तो इस तरह के पॉइंट दे सकते हैं कि ये सबसे अच्छा विचार हो सकता है कि पहले चरणबद्ध तरीके से पंचायत या नगर पालिकाओं के चुनाव में मतदान की आयु घटाई जाए, ताकि इससे युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों के तेजी से विकास होगा। यानी जितना भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेट पंचायत हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इलेक्शन है, जो बिल्कुल लोअर लेवल के इलेक्शन है, ग्रास रूट लेवल के इलेक्शन है, अगर इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहती है सरकार, इस तरह का है, तो वहाँ उस जगह करने चाहिए, क्योंकि हम देख चुके हैं कि वहाँ के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें ठीक होनी चाहिए। उनके स्कूल खराब हैं, उनकी सड़कें खराब है, वहाँ का मेडिकल फैसिलिटी खराब है। तो इस चीज़ों को वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और जो इंसान उनके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, उन लोगों के लिए उन लोगों को ये वोट देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है इससे गाँव का क्षेत्र, गाँव ग्रामीण क्षेत्र का ज़्यादा विकास होगा। तो जब बच्चों की बात करें, 16 साल की कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं, तो बेस्ट आइडिया यही हो सकता है कि आप इस बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से इसको शुरू करें, और बेस्ड ऑन द सक्सेस, बेस्ड ऑन कि किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, आप चाहे तो इसको फिर और ऊपर लेवल पर भी हायरार्की में जा सकते हैं। ठीक है? समझ में आया ये पॉइंट आपको? ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं? तो ये जब एग्जाम में अगर ये टॉपिक आता है, तो अगर वोटिंग एज को कम करने की कोई बात के ऊपर कोई सवाल आता है, तो आप इसको कुछ इन पॉइंट्स के तहत इसको आप सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो ठीक है, चलिए फिर, आई होप आप सबको क्लियर हो गया है। अच्छे से तैयारी करिए, और एक बात जान लीजिए कि इट्स योर ड्रीम, आप ही का सपना है ये। ओनली यू कैन वेक अप टू मेक इट अ रियलिटी, और आप ही को जगना पड़ेगा इस सपने को सच करने के लिए। तो अच्छे से मेहनत करिएगा, तो जाहिर सी बात है आपका सपना सच होगा। एडमिशन्स हमारे 71st मेंस के लिए चल रही हैं, बैचेस जो हैं वो आपके अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। 6 अक्टूबर से हमारा मेंस का जो बैच है बीपीएससी का, वो स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए हमारा जो सफर है आपसे, वो जीएस है, मतलब जनरल स्टडीज ही नहीं है सिर्फ, जनरल स्टडीज से गवर्नमेंट सर्विस तक है। तो अगर आप मेहनत करिएगा, तो जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट होगा। माई बेस्ट विशेष टू यू। तथास्तु।